गाइज, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना। प्रिम्बल क्या है? तो हम बात करेंगे कि जो इंडियन प्रिम्बल है उसके बारे में जो अलग अलग हम कह सकते हैं विद्वान हैं उन्होंने क्या अपने मत दिए हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिम्बल होता क्या है। तो प्रिम्बल जो हम कहते हैं एक दस्तावेज होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आपको पता है कि एक संविधान है, ठीक है। संविधान में सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है। तो वो सारे आर्टिकल्स जो है वो बाद में लिखे जाते हैं, बट आर्टिकल्स लिखने से पहले एक प्रिम्बल लिखा जाता है। प्रिम्बल का मतलब होता है कि उसमें जितना भी, जैसे मान लीजिए कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक है, ठीक है। तो बुक है, पूरी बुक में आर्टिकल्स जो है लिखे हुए हैं। तो बुक के शुरुआत में जो है वो पूरा आगे बुक में क्या लिखा गया है कुछ ब्रीफ में लिखा जाता है उसके बारे में। तो हम उसी तरह ही हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक से ही समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो लिखे हैं। हर चैप्टर में क्या आएगा, कोई जस्टिस को लेके है चैप्टर, कोई लिबर्टी को लेके है चैप्टर। सारे चैप्टर्स जो है वो पूरी बुक में मेंशन किए गए हैं। बट क्या है कि शुरुआत में जो है उन सभी चैप्टर्स का जो है वो ब्रीफ में, यानी बहुत ही कम शब्दों में शुरुआत में वर्णन दिया गया है। तो अगर मैं वो जो बहुत ही छोटा, मतलब संक्षिप्त में जो जानकारी शुरुआत में दी गई है, अगर उस सारी जानकारी को मैं पढ़ लूँगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस पूरी बुक में आगे किसके बारे में बात की गई है, कि सोशल जस्टिस के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की गई है। तो मतलब ये है कि मैं उस जो ब्रीफ में दिया गया उसको पढ़ के सारा कुछ जो है वो आगे का समझ लूँगी कि इस बुक में क्या दिया गया है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जो हमारा संविधान है वो एक दस्तावेज है, यानी एक बुक के रूप में लिखा हुआ है। तो उसमें शुरुआत में जो है वो प्रिम्बल लिखा गया है। प्रिम्बल का मतलब यही है कि शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमारे जो पूरा संविधान है उसके बारे में लिखा गया है कि संविधान क्या है, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं। वो सारी जो है वो बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में जो है वो शुरुआत में लिखी गई है, ठीक है। जैसे बुक के शुरुआत में मैंने बोला कि शुरुआत में सारी बुक की जानकारी दे दी गई छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, मतलब बहुत कम शब्दों में। तो वैसे ही प्रिम्बल होता है। उसके बाद जैसे प्रिम्बल में यही होता है कि पूरा संविधान, आगे जो फर्दर आर्टिकल्स लिखे हैं, क्या जानकारी है, उस सब के बारे में शॉर्ट में शुरुआत में लिख दिया जाता है। तो वो जो शॉर्ट में लिखा गया, अगर उसको मैं पढ़ लूँगी, जैसे समरी की तरह लिख दिया जाता है, उसे मैं पढ़ लूँगी तो मुझे आगे पूरा पता होगा कि आगे संविधान में जो है वो क्या है, किस किस आर्टिकल्स की जो है वो मेनली बात की गई है, मतलब क्या उद्देश्य हैं संविधान के, क्या मूल्य हैं। वो जो प्रिम्बल है उसको पढ़ के मैं आसानी से समझ सकती हूँ। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्रिम्बल प्रस्तावना वह दस्तावेज होता है जो संविधान की धाराओं से पहले, यानी जो आर्टिकल्स लिखने से पहले संविधान के प्रारंभ में शामिल किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि सारे आर्टिकल्स का मेंशन करने से पहले शुरुआत में जो है वो संक्षिप्त में कुछ जानकारी दे दी जाती है संविधान के बारे में। तो तभी लिखा है यहाँ कि प्रारंभ में जो लिख दिया जाता है संविधान के, ठीक है, संविधान के जो है वो प्रारंभ में लिखा जाता है। प्रस्तावना में संविधान में शामिल किए जाने वाले आदर्श उद्देश्यों का वर्णन रहता है, यानी संविधान में आगे क्या लिखा गया, क्या उसके आदर्श हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, उस सब के बारे में जो है वो प्रस्तावना में लिख दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि इसको संक्षिप्त में जो लिखा गया आगे, उसको पढ़ने से व्यक्ति को संविधान को समझने में मदद मिलती है। ऑफ कोर्स मदद मिलेगी, क्योंकि जो आगे सारे आर्टिकल्स लिखे गए उसके बारे में ही शुरुआत में दिया गया है ना, बस उसको कम शब्दों में दिया गया है, शॉर्ट में लिख दिया गया है समरी की तरह, ठीक है। तो इसी कारण जो है वो, क्योंकि अब उस शॉर्ट में जो शुरुआत में दिया गया है जिसे प्रिम्बल कहते हैं, उसको पढ़ने से आपको पूरे संविधान को समझने में मदद मिल जाएगी। तो इसीलिए संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे। जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। कभी कभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा, मतलब एक पैराग्राफ दिया गया होता है, ठीक है, 2-3 पेजों को मान लीजिए पैराग्राफ दिया है, फिर एंड में उसकी समरी दी है 7-8 लाइनों में। तो अगर आप उसकी समरी को पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ओवरऑल आपको सब पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही जो है वो ये संविधान का प्रिम्बल होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग इसे संविधान की आत्मा, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
ठीक है। कुछ इसको जो है वो मिरर कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से हमें यही दिखाता है ना कि संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसको मिरर भी कहते हैं कुछ लोग, और इसको कुछ लोग जो है संविधान की कुंजी यानी की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आपको पता ही होगा ना, कुंजी जैसे गाइड वगैरह आती है, स्कूल्स वगैरह में भी होती हैं, कि उसमें आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं सारे, उनकी जो वैल्यूएबल यानी जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट में दे दी गई होती है, तो उसी को कुंजी कहते हैं। तो वैसे ये कि संविधान की जो है ये की है, ठीक है, चाबी है एक प्रकार से। तो ये है हमारी प्रस्तावना का मीनिंग। एक बार मैं और इसे रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रस्तावना का मीनिंग क्या है। वही कि जैसे हमारी एक बुक है, तो पूरी बुक में आगे क्या दिया गया उससे पहले संक्षिप्त में कुछ जानकारी लिख दी जाती है, जिससे हमें पूरा एक आइडिया लग जाता है कि आगे बुक में क्या मेंशन किया गया है। वैसे ही हमारा संविधान एक दस्तावेजिक किताब की तरह है। तो शुरुआत में जो है वो सारे संविधान जो आगे पूरी बुक में यानी संविधान में हमारे क्या मेंशन किया गया है उससे कम शब्दों में शुरुआत में मेंशन कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। और उसको पढ़ने से जो हमें पूरे जो हमारे संविधान के क्या उद्देश्य आदर्श उन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया मीनिंग कि जो प्रस्तावना है उसका मीनिंग क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब ये जो प्रस्तावना है, ये जो हमने लिया है प्रिम्बल, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है, ठीक है, मतलब कौन से देश का जो है जहाँ से हमने लिया है। तो हमने ये लिया है यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया है। मतलब अमेरिका ही एक ऐसा पहला देश है जिन्होंने अपने संविधान को लिखा, ठीक है, रिटन फॉर्म में जो है वो सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने संविधान को लिखा था, और इन्होंने ही अपने संविधान में जो है प्रिम्बल को सबसे पहले शामिल किया था। तो भारत ने ये जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है, वो अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि हमने ये प्रिम्बल जो है वो अमेरिका से लिया है। उसके बारे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में ये जो प्रिम्बल का मीनिंग है, ठीक है, तो इसके बारे में किस किस ने अपने विचार दिए हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो सबसे पहले के.एम. मुंशी कहते हैं। के.एम. मुंशी कहते हैं कि जो भारतीय संविधान भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको वो कहते हैं कि ये संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। मतलब इनकी अपने कुछ विचार हैं कि संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, कि इसके बारे में हमें जो है, जैसे जन्म कुंडली का मतलब कहता है कि ना हम सब कुछ जानकारी निकाल सकते हैं, किसी की लाइफ के बारे में कहते हैं किसी की जन्म कुंडली निकालो, कि उसके बारे में जन्म कुंडली जैसे होती है उसमें सारी डिटेल लिखी गई होती है, बहुत ब्रीफ में मतलब लिखी गई है, मतलब ये नहीं कि बहुत ही डिटेल में लिखा गया था। किसी की जन्म कुंडली में शॉर्ट में सारा लिखा गया था कि जन्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, पेरेंट्स क्या है, ये सब कुछ, तो वैसे ही है, तभी इन्होंने इसको जन्म कुंडली कहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं वी.आर. अम्बेडकर। वी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि प्रस्तावना में सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा छिपी हुई है कि संविधान का आधार इसकी शक्ति, इसकी प्रभुसत्ता लोगों से प्राप्त होनी चाहिए। वी.आर. अम्बेडकर ने यही बोला है कि ये जो प्रस्तावना है इसमें ये सारी बातें मेंशन की गई हैं कि जो प्रभुसत्ता है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए। मैं कुछ यहाँ की अपनी प्रिम्बल की कुछ लाइनें आपको दिखाऊंगी इसके बाद, जिससे पता लग जाएगा कि प्रिम्बल में जैसे अपने थे ना कि हम भारत के लोग, हम भारतीय, इस तरह के शब्द जो है वो प्रिम्बल में ऐड किए गए, जिससे पता चलता है कि मतलब जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान है, उसकी प्रभुसत्ता जो है लोगों के पास है, और लोगों ने खुद इस संविधान को खुद स्वीकार किया है, जो कि प्रिम्बल से हम भारतीय से पता लग जाता है कि हम खुद इसे अपने संविधान को स्वीकार करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं श्री पालकीवाला। पालकीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान संविधान का पहचान पत्र है। पहचान पत्र में आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का पहचान पत्र होता है तो उसमें उसकी डिटेल लिखी गई होती है ना, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा गया होता है, उसकी फ़ोटो होती है, ठीक है। तो मतलब अब ये इसमें पूरी डिटेल तो नहीं लिखी गई होती है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको किससे झगड़ा है, किससे प्यार करता है, ये तो नहीं लिखा गया होता है, मेन लिखा गया ना तो उसके बारे में। तो वैसे ही संविधान में है, प्रिम्बल में है कि संविधान के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं मेन लिखा गया है। डिटेल में तो आपको सारा संविधान आर्टिकल्स में आगे मिलेगा ना, प्रिम्बल में तो शॉर्ट में लिखा गया है संविधान के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जैसे हमारी जो प्रस्तावना है उसके बारे में ही है। ये कुछ जैसे लिखा है कि हमारा जो प्रिम्बल है ना, आपकी शुरुआत के आप उसके पेज पढ़ोगे तो उसमें ये डिटेल जो है वो लिखी गई आती है। जैसे पहला है कि भारत के संविधान में शामिल की गई प्रस्तावना का मूल रूप जो है हम इन लाइनों से जान सकते हैं। हम भारत के लोग, जैसे मैंने बोला हमारी प्रिम्बल में ये लिखा गया है, तो ये इस बात का भी बड़ा प्रूफ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं बना है, तो बट इस प्रिम्बल से जो है वो साफ साफ हमें जो है वो साफ हो जाता है कि ये भारतीय लोगों की इच्छा से उनके ऊपर लागू किया गया है। तभी इसमें प्रिम्बल में लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का पवित्र वचन करते हैं और इसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोचने, विचारने, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा, स्वतंत्रता, पद और अवसर की समानता प्राप्त करने और उन सब में भ्रातृता बढ़ाने और व्यक्ति का गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए वचन देते हैं। मतलब ये कुछ लाइनों से ही आपको जो है वो पूरी जो हमारे संविधान के कुछ जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो इन लाइनों में ही साफ साफ जो है लिखे गए हैं। जैसे हमारे हम बात करते हैं कि प्रिम्बल में बहुत ही आगे डिटेल में दिया गया होगा। जैसे कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है वो प्रभुसत्ता संपन्न है, ठीक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, ठीक है। इस तरह की सारी बातें जो है मतलब हमारे संविधान में शामिल है और जो कि प्रिम्बल में सारी शामिल की गई हैं। इसमें देखो जैसे लिखा है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा करने की स्वतंत्रता, ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जिनको यहाँ प्रिम्बल में बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेनली कि जो प्रिम्बल है उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, तो क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो प्रिम्बल की हम बात करें तो 4 मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। पहली आती है हमारी संवैधानिक शक्ति का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यानी जो संवैधानिक शक्ति है, क्योंकि आपको पता है हमारा संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर किसी को नहीं माना जाता है, वो संवैधानिक शक्ति है, ठीक है। मतलब संविधान से ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। और आपको पता है कि संसद कानून बनाती है, तो वो भी संविधान के अनुसार ही कानून बनाती है। अगर कोई भी कानून उसने संविधान के अगेंस्ट बनाया है तो वो भी रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो संविधान के पास पावर है, ठीक है, वो पावर जो है वो हमें कहाँ से मिली है, उसका सोर्स क्या है, वो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरी जो उसकी विशेषता है वो है नेचर ऑफ स्टेट, यानी जो हमारा भारत है उसके क्या स्वरूप है, मतलब क्या उसका नेचर है, उसके बारे में बात करेंगे। देन संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम बात करेंगे। वैसे मेनली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबको पता है हमने संविधान क्यों बनाया, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा था। अंग्रेजों ने जो है वो शुरू से ही हमारे साथ जो है वो अन्याय किया, ठीक है, अन्याय, और इस अन्याय को जो है वो ख़त्म करने के लिए ही हमने अपना संविधान जो है वो बनाया, ताकि जो सभी भारतीय हैं उनको न्याय मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, और हमें बराबरी मिल सके, क्योंकि हमारे समाज में तो अंग्रेजों ने हमें बराबरी नहीं दी, बाकी समाज ने खुद आपस में एक दूसरे में बांट लिया, ब्राह्मण में, क्षेत्रीय, शूद्र, वैश्य, हिंदू समाज में तो बहुत लोगों के साथ भेदभाव किया, अस्पृश्यता हुई। तो वो सब जो है हमारे इसमें इसके अगेंस्ट अस्पृश्यता वगैरह के विरोध में कानून आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर है संविधान के अपनाए जाने की तिथि, कि अब संविधान को अपनाया कब गया था, उसके बारे में भी जो है वो अब हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहली विशेषता है वो है कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, यानी जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संविधान सर्वोच्च है, वो उसके पास ये शक्ति आई कहाँ से है। तो उसमें यहाँ लिखा गया है कि प्रभुसत्ता और अंतिम शक्ति जो है वो लोगों के पास है, ठीक है। और संविधान के रचयिता भी लोगों के प्रतिनिधि थे, संविधान का आधार जो है वो जनता की इच्छा है। अब जैसे मान लीजिए ये जो संविधान है ये हम पे किसी ने थोपा थोड़ी ना है, ये संविधान भारतीय लोगों ने ही बनाया है। संविधान सभा में हमारे भारतीय लोग ही थे, खुद भारत के लोगों ने संविधान सभा बनाई, खुद सारा संविधान भारत के लोगों ने ही बनाया है। तो ये जो संविधान है वो हम पे कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि ये भारतीय लोगों पे थोपा गया है,
पर ये थोपा नहीं गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने थोड़ी ना हमारा हमारा संविधान हम पे बना के हम पे लागू किया, थोपा। ये तो हमने खुद बनाया है, खुद के ऊपर खुद लागू किया है हमने, हमारे ही लोगों ने बनाया, हमारे लोगों के लिए बनाया है। तो ये संविधान जो है, लोगों की इसमें इच्छा छिपी हुई है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी कुछ जो आलोचक हैं वो कहते हैं इसमें कि नहीं, ये संविधान जो है वो भारतीय लोगों की आधार, उनकी इच्छा के आधार पर नहीं बनाया गया है। क्योंकि जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें जितने सदस्य लिए गए थे, तो उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। क्योंकि हमारे जितने संविधान के सदस्य थे, उन सबको जो है वो चुनाव करके नहीं चुना गया। पर उस टाइम ऐसे हालात थे ही नहीं कि इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों का वयस्क मताधिकार पे चुनाव किया जाए। उस टाइम तो मतलब आपको पता है कि जब संविधान सभा बन रही थी 1946 में, तब हालात बहुत बुरे थे। तब मतलब मारकाट चल रही थी, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे। तो उस हालात में जो है वो इस तरह से चुनाव वगैरह करवाना मुश्किल था। और कुछ फिर भी कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि जब संविधान बन गया उसके बाद जनगणना नहीं करवाया, मतलब वही कि लोगों के मत के लिए जो है वो जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। जनमत संग्रह करवाने के भी वही हालात नहीं थे उस टाइम, इतने ज़्यादा बुरे हालात थे देश में कि एक दूसरे को लोग काट रहे थे, खून खराबा चल रहा, तो वहाँ जन संग्रह करवाना कहाँ से पॉसिबल था। और आलोचकों के लिए यही वाली बात है, उनका आलोचकों का भी इस बात पे विरोध किया जाता है कि लोगों की इच्छा ही है। अगर लोगों ने ये संविधान नहीं स्वीकार किया, मतलब उनको नहीं पसंद होता, तो वो स्वीकार क्यों करते, विरोध करते जैसे उन्होंने अंग्रेजों का किया। बट किसी ने भी संविधान का विरोध नहीं किया, ठीक है, संविधान का विरोध नहीं किया, क्योंकि संविधान लोगों के हित में है, ठीक है। तो ये इस वाले इसमें हम ये सारी बातें लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो विशेषता हमारे पास आती है वो है नेचर ऑफ स्टेट, कि अब हमारे राज्य का स्वरूप क्या है। पहला है कि जो भारत है वो एक प्रभुसत्ता संपन्न जो है देश है, ठीक है, एक सॉवरेन स्टेट है। अब भारत जो है सॉवरेन स्टेट है क्योंकि भारत पर जो है वो आंतरिक और बाह्य तौर पर कोई भी जो है किसी तरह का कोई प्रतिबंध नियंत्रण नहीं लगा सकता है। अब जैसे देखो, अब हमारा इंडिया है, ठीक है, क्या कोई और कंट्री हमारे ऊपर किसी तरह के कोई नियम रेगुलेशन थोप सकती है? नहीं थोप सकती है। हमें किस देश के साथ अच्छा बिहेव करना है, किस देश के साथ व्यापार करने हैं, किस देश के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, किसके साथ नहीं हमने व्यापार करना है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं ना, कि हमें कोई और कंट्री डिसाइड करके देती है, ठीक है। वो हमारे क्योंकि हमारा देश जो है प्रभुसत्ता संपन्न है, हमारे ऊपर कोई दूसरा देश नियंत्रण नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर भारत आंतरिक रूप से भी प्रभुसत्ता संपन्न है, क्योंकि भारत तो जैसे हमारा जो राज्य है, हमारा जो ये देश है, ये सर्वोच्च है। क्या कोई भी व्यक्ति जो है वो देश के खिलाफ जा सकता है भारत में रह के? नहीं जा सकता ना अपने देश के खिलाफ। और जो एक देश ने डिसाइड किया है, जो देश के हित में होता है, सब लोगों को वो बात माननी पड़ती है, ठीक है। देश के ऊपर कोई नहीं है। तो वही वाली बात है कि क्योंकि हमारा देश प्रभुसत्ता संपन्न है, हमारे ऊपर ना तो बाहरी रूप से कोई प्रतिबंध नियंत्रण है भारत पे, ना आंतरिक रूप से है। फिर दूसरी विशेषता आती है यही कि भारत जो है वो एक समाजवादी राज्य है, ठीक है। अब ये जो समाजवादी जो शब्द है ये ऐड किया गया था 1976 में, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा से लिखती हूँ, 1976, ठीक है। समाजवादी शब्द 1976 में ऐड किया गया था, 42 में संशोधन किया गया था, उससे पहले ये शब्द हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब यही है कि सारे लोग जो हैं वो चाहे वो धर्म जाति किसी के भी आधार पर हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी कानून के सामने समान हैं, सभी को समान अवसर प्रदान है, सभी को स्वतंत्रता समानता एक रूप से दी गई है, इसके साथ कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है समाजवादी का अर्थ। उसके बाद हमारे पास तीसरी विशेषता आती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये वाला शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष, ये भी जो है वो 1976 में ही ऐड किया गया था, और इसके लिए जो संशोधन था वो 44 था, ठीक है, 44 संशोधन किया गया था। उसमें ये वाली जो है वो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो ऐड किया गया। अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारा जो देश है वो उसके सामने सभी धर्म समान हैं, वो किसी एक धर्म को जो है वो सर्वोच्च नहीं मानता, सभी धर्म उसके लिए समान हैं, ठीक है। ये हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता। और आपको पता है कि
हमें यहाँ जो सभी लोग हैं उनको कोई भी धर्म फॉलो करने की, पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आपको पता है कि आर्टिकल जो है वो 25 से आर्टिकल 28, ठीक है, 28, इन दोनों में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आप अपना कोई भी मंदिर मस्जिद बनवा सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो इस तरह से, और जो भारत है उस वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, सभी धर्म उसके लिए समान है। फिर चौथी विशेषता आती है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी ये। यहाँ सभी को जो है वो आपको पता है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। यहाँ पावर लोगों के हाथ में है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं चुनावों में और वो आगे फर्दर गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये सब विशेषताएं एक लोकतांत्रिक राज्य की ही होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड की बात करेंगे। एक इसमें कुछ, एक मिनट। थर्ड है हमारे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान की जो है वो उद्देश्य क्या है। पहला है जैसे जस्टिस, न्याय, ठीक है, जो कि हम लोगों को अंग्रेजों के टाइम में न्याय सही से नहीं मिला था, क्योंकि बहुत अन्याय हम लोगों के साथ में किया गया था। तो हमारे संविधान में न्याय जो है वो सबसे पहले ऐड किया, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए, उसी के लिए तो हमने संविधान बनाया, क्योंकि हमारे साथ असमानता हो रही थी, ठीक है। हमें अंग्रेजों से जो है पीछे रखा जा रहा था, बिल्कुल ही हमें अपने ही देश में जो है हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते थे। तो इसलिए जस्टिस जो है इसकी एक सबसे पहला उद्देश्य था कि न्याय मिले। सोशल जस्टिस वही के समाजों में बड़े ही वो था ना कि शूद्रास, वैश्य लोगों के साथ मतलब जो है वो व्यापार वगैरह करते थे, और क्षेत्रीय ये सिर्फ राजा बन सकते थे, ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ वगैरह कर सकते थे, शूद्रास के जो है वो बुरे हालात थे, ठीक है। फिर उनको अस्पृश्यता, छुआछात, मतलब कितना उनको भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तो इस तरह से ये है कि इसमें उनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 14 से लेकर जो है वो 18 के बीच में जो है वो यहाँ आपको सोशल जस्टिस के बारे में सारे आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस जो है वो 14 से 18 आर्टिकल के बारे में सही से दिया गया है इसमें। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय भी इसी से जुड़ा हुआ कि हमारे समाज में ये था ना कि पहले काम करने के लिए भी आपके जाति के अनुसार काम डिसाइड कर दिए गए थे, चाहे आप में कितनी भी योग्यता एबिलिटी हो, बट आपको वही काम करना है जो आपके फादर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, बट क्योंकि आपके पास जो पिता है वो लोहार है, तो आपको लोहार का काम ही करना है, आप कोई और काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप में एबिलिटी है कि आप अच्छे राजा बन सकते हो, बट आप नहीं बन सकते क्योंकि आपके फादर जो है मान लीजिए एक लोहार हैं, ठीक है। इस तरह से चलता था सोसाइटी में। बट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में यही था कि कोई जिसके अंदर जो जैसी योग्यता है उस अकॉर्डिंग वो काम कर सके, तो ये विशेषता इसमें ऐड की गई। तो आर्टिकल जो है इसमें 38, 39, 41 इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो है वो ये इस तरह की जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात जो है की गई है। इकोनॉमिक जस्टिस में ये आता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं काम करने के, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप उनको अवसर ही ना दो, ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर उनको कोई जो है वो काम दिया जाना चाहिए, ना कि उनके वंश के आधार पर, ठीक है, उनके जो है वो जाति के आधार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है पॉलिटिकल जस्टिस, वही कि सबको राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, कि ये नहीं है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं या जो अमीर है सिर्फ वही चुनाव लड़ सके, वही सरकार बना सके, गरीब सिर्फ जो है उनको वोट देने का ही काम करे, ऐसा ना हो। इसीलिए तो हमें पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो 18 साल का है वो वोट जो है वो दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। फिर दूसरी विशेषता है लिबर्टी, की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो हमें अंग्रेजों के टाइम में नहीं थी, ठीक है। तो जैसे सोचने की स्वतंत्रता, ये आता है हमारा आर्टिकल 19 में, ठीक है, कि आप कुछ भी सोच सकते हो। मतलब कुछ भी सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश में बम उड़ाने के बारे में सोचने लग जाओ, मतलब जो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो, ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब ध्यान में रख के आप जो है सोच सकते हो, ठीक है। तो सोचने की स्वतंत्रता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ सोचने पे किसका प्रतिबंध है, अब हम अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं किसको क्या पता, बट ये है कि अपने देश के खिलाफ नहीं आप सोच सकते हो, ठीक है। फिर है कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 में ही आता है, बट ये 19A में आता है,
ठीक है, विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, ये 19A में आता है, जिसमें आप अपने जो विचार हैं, थॉट हैं, वो राइट टू आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं करे तो आप अपने विचार सामने रख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सजा दी जाएगी कि भी आपने सरकार के बारे में क्यों बोला कि वो काम नहीं कर रही है सही से। जो आपके विचार हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप सामने रख सकते हो उन्हें। फिर आता है विश्वास की स्वतंत्रता, कि आप फेथ की स्वतंत्रता है, आपको किसी पे भी विश्वास करो, आप किसी भी धर्म में किसी में भी बिलीव करो, ठीक है, किसी पे भी विश्वास करो। फिर आता है पूजा करने की स्वतंत्रता, वही कि ये तो रिलीजन वाले में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 25 से 28 आर्टिकल में आता है कि आपको अपना धर्म अपनाने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। उसके बाद हमारे पास और कुछ स्वतंत्रताएं आती हैं, जैसे इक्वालिटी, ठीक है, समानता जो है, क्योंकि हमें हमारे समाज में इनइक्वालिटी ज़्यादा रही है, शूद्र के साथ में अस्पृश्य छुआछूत बहुत ज़्यादा की गई है, तो उसके लिए है ये कि पद की समानता। पद की समानता की हमारे यहाँ जो सारे लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का है, सबका एक ही स्टेटस होगा। ये नहीं कि उस जाति, जैसे पहले ऊंची जाति वालों का स्टेटस ऊपर माना जाता था, ठीक है, उनको पवित्र माना जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। आप गरीब हो, किसी भी जाति से हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टेटस सबका समान है इंडिया में, ठीक है, सबका स्टेटस समान है। बट चलो वो तो बाकी रियलिटी में चलता रहता है कि जो लोग अमीर हैं वो अपना आपको कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। कि मैं सबके बारे में नहीं कह रही, कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो जो है वो गरीबों कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, सबका स्टेटस समान माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है कि कानून के सामने आप जो है सारे व्यक्ति समान हैं। आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि किसी के साथ में किस तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है अवसर की समानता, की काम करने के अवसर सबको इक्वल दिए जाएं, जिसमें जो योग्यता उसके अकॉर्डिंग उसको पद दिया जाए। तो उसमें आता है आर्टिकल 16 में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सरकारी पद दिया जा रहा है तो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति वगैरह के आधार पर। अगर उसमें कोई एबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो काम, जॉब से आप दे सकते हो, कोई सरकारी पद है तो, ठीक है। देन आता है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, मतलब भ्रातृत्व, कि अब हमारे संविधान में यही लिखा है कि पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जो भारतीयों को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। तो हमारे संविधान में ये हमारा उद्देश्य लिखा है कि हमने भ्रातृत्व बढ़ाना है समाज में, देश में, ताकि देश में कभी दोबारा से 1947 वाली जो स्थिति है वो दोबारा से ना आए, ठीक है। फिर है व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने में विश्वास, ठीक है, मतलब आपकी जो डिग्निटी है उसको बनाए रखा जाए, कि सबको अपने आप को वो कम ना समझे कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने आप को वो उस पर विश्वास हो कि हाँ मैं भी समाज में कोई स्थान रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले होता था कि अभी निम्न जाति वाले लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था कि वो अपने आप को खुद ही कम समझते थे कि भी हम ऊंची जाति का बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि हम निम्न जाति से बिलोंग करते हैं। उनके दिमाग में ये धारणा बना दी गई, ठीक है। तो ये इसमें हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने आप को कम ना समझे, ठीक है, अपने आप में शर्म महसूस ना करे, अपनी डिग्निटी को बनाए रखे, अपने आप में विश्वास बनाए, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, जो अगर जैसे कि 1947 में हुआ कि अंग्रेजों ने तो चलो हम राजाओं में पहले फूट डाली, फिर धीरे धीरे राजाओं में फूट डाल के वो खुद हमारे देश पर नियंत्रण जमा बैठे। उसके बाद जब लोगों ने आंदोलन किए, जब लोग एक साथ हुए भारत के, उन्होंने फिर से फूट डालो की नीति अपनाई और भारतीयों को आपस में भड़का दिया। तो वही है कि इसलिए ही हमारे संविधान के उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता बढ़ाई जाए लोगों में, ठीक है, वो एकता की उनमें भावना हो, ताकि कोई भी बाहरी शक्ति दोबारा से हमारे देश पे किसी तरह का कोई नियंत्रण स्थापित ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी लास्ट जो फीचर है वो है डेट ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस दिन भारतीय संविधान जो है वो अपनाया गया। तो ये था कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बन के तैयार होता है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनता है और 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा संविधान लागू किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिम्बल जो है उसका क्या मीनिंग है, फिर हमारे जो कुछ विद्वान थे जैसे के.एम. मुंशी वगैरह, उनके विचार मैंने आपको बताए। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात की कि प्रिम्बल के क्या फीचर्स हैं। अब हम लोग प्रिम्बल
की इम्पोर्टेंस और उसकी जो है वो हम क्रिटिसिज्म या वीकनेसेस भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे प्रिमल की क्या महत्व है इसका और क्या इसमें कमियां रह गई हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और इससे पहले भी मैं सोशोलॉजी और भी की वीडियोस भी बनाती हूँ, अगर आपको सोशोलॉजी की वीडियोस देखने तो वो भी आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।